नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। रासायनिक बलगतिकी के बारे में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन बता दिया गया है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है आपको विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया था। तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और सामान्य अभिक्रिया। तो इनके बारे में डिस्कशन जो है पिछले वीडियो लेक्चर में कर दिया गया था। आज जो है आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया वेग के रासायनिक अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो ध्यान दीजिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो डिफिनीशन देखिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया वेग इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, या फिर इकाई समय में उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया वेग क्या होता है? इकाई समय में अभिकारक का या फिर उत्पाद का जो सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो अभिकारक हो या उत्पाद हो, उसके सांद्रता में जो परिवर्तन की दर होती है, उसको अभिक्रिया की दर कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहलाती है। अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय। ठीक है, अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे अभिक्रिया द्वारा लिया गया समय, अर्थात समय अवधि। ठीक है, या फिर कह सकते हैं रासायनिक वेग बराबर अभिकारक की घटती सांद्रता या उत्पाद की बढ़ती सांद्रता बटे समय। रासायनिक वेग बराबर अभिकारक की घटती सांद्रता बटे समय, या फिर रासायनिक वेग बराबर उत्पाद की बढ़ती सांद्रता बटे समय। आइए समझते हैं आगे। माना एक काल्पनिक अभिक्रिया जिसका आयतन स्थिर है। ठीक है, तो आप एक जो अभिक्रिया मान रहे हैं, एक काल्पनिक अभिक्रिया मान रहे हैं जिसका आयतन क्या है? स्थिर है। अभिकारक आर को क्या आपने माना है? अभिकारक माना है। ठीक है, रिजेंट माना है का 1 मोल, और उत्पाद पी प्रोडक्ट का कितना? 1 मोल निर्मित करता है। तो जो रिएक्टेंट है, ठीक है, जो रिएक्टेंट है अभिकारक है, वह अभिकारक का कितना आप लिए हैं? 1 मोल लिए हैं। अभिकारक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे आपने माना है कैपिटल आर से। तो अभिकारक जो है, रिएक्टेंट है, वो कैपिटल आर 1 मोल है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, जो उत्पाद बन रहा है, वो भी कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। अर्थात जो है, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है। अभिकारक 1 मोल है और उत्पाद कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। ठीक है, यदि समय t1 या t2 पर, समय t1 और t2 पर अभिकारक R तथा उत्पाद P की सांद्रताएं क्रमशः, अब देखें समय t1 पर सांद्रता अभिकारक की कितनी है? R1 है। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? R1 है। और t1 समय पर उत्पाद की सांद्रता कितना है? P1 है। t2 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है? R2 है। और t2 समय पर उत्पाद की सांद्रता कितनी है? P2 है। ठीक है, तो यदि समय t1 और t2 पर अभिकारक R और उत्पाद P की सांद्रताएं क्रमशः t1 समय पर कितना है? R1 और P1 है, तथा t2 समय पर R2 और P2 हो, तब जो है क्या चेंज होगा? समय अंतराल डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1। ठीक है, तो इस समय अंतराल में डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1, तो इस समय अंतराल में जो अभिकारक के सांद्रता में क्या चेंज हुआ? तो डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। उसी तरह प्रोडक्ट की सांद्रता में क्या चेंज हुआ? उत्पाद के सांद्रता में चेंजिंग डेल्टा P बराबर, तो अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता P2 माइनस P1।
तो आपने देखा है कि डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1 और डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1। समीकरण में जो बड़ा कोष्टक लिया गया है यह क्या बताता है? मोलर कंसंट्रेशन को, मोलर सांद्रता को व्यक्त करता है। अब आप देखें अभिकारक जो R है वह जो है बदल रहा है किसमें? प्रोडक्ट में, उत्पाद में बदल रहा है। तो समय के साथ साथ अभिकारक की मात्रा क्या होगी? घटती जाएगी और प्रोडक्ट की, उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कैसे इसको लिखेंगे? देखें, अभिकारक R में कमी होने की दर, अभिकारक R में कमी होने की दर बराबर R की सांद्रता में कमी बटे समय, R की सांद्रता में कमी बटे समय। तो R के सांद्रता में कमी डेल्टा R और बटे समय डेल्टा T, समय अंतराल डेल्टा T। ठीक है, तो यह कमी हो रही है, घट रहा है, इसलिए निशान क्या लगाएंगे? माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, कमी हो रहा है, R के सांद्रता में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे निशान किसका लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। ठीक, तो अभिकारक R में कमी होने की दर बराबर R की सांद्रता में कमी बटे समय माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T। तो अभिकारक R में कमी होने की दर बराबर माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T, समीकरण नंबर 1। ठीक, उत्पाद P में वृद्धि की दर, ठीक है, उत्पाद P में वृद्धि की दर, तो P के सांद्रता में वृद्धि बटे समय, तो P के सांद्रता की वृद्धि, तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि उत्पाद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखेंगे। तो प्लस डेल्टा P बटे डेल्टा T, प्लस डेल्टा P बटे डेल्टा T। तो इस तरह से आपने देखा अभिकारक R में कमी होने की दर बराबर माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T हो गया और उत्पाद P में वृद्धि की दर बराबर प्लस डेल्टा P बटे डेल्टा T, समीकरण नंबर 2। ठीक है, डेल्टा R एक ऋणात्मक मात्रा है। यह जो आप यहाँ देख रहे हैं डेल्टा R जो है यह कैसा वैल्यू है? इसका ऋणात्मक है। ठीक है, यह क्यों है? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है। ठीक है, अभिक्रिया वेग को धनात्मक मात्रा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? इसमें -1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, डेल्टा R एक ऋणात्मक मात्रा है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है। अभिक्रिया वेग को धनात्मक मात्रा प्राप्त करने के लिए इसे -1, देखें ध्यान से, -1 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, तो जब -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आया है, समीकरण 1 क्या आया है कि अभिकारक R में कमी होने की दर बराबर माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T और उत्पाद P में वृद्धि की दर बराबर प्लस डेल्टा P बटे डेल्टा T। ठीक है, यह समीकरण 1 और 2। इसको क्या कहते हैं? औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं, औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं, R एवरेज से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो R एवरेज से प्रदर्शित करेंगे तो पहले वाला क्या हो जाएगा समीकरण? R एवरेज बराबर, ठीक है, माइनस डेल्टा P बटे डेल्टा T और R एवरेज बराबर प्लस डेल्टा P बटे डेल्टा T। ठीक है, तो वह आपका औसत अभिक्रिया का वेग बताता है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। औसत अभिक्रिया वेग अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन में प्रयुक्त समय पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो औसत अभिक्रिया वेग है वह अभिकारक और उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, सांद्रता परिवर्तन में प्रयुक्त समय पर निर्भर करता है, क्योंकि दोनों सूत्र में आप देख रहे हैं, ठीक है, डेल्टा T आया है, अर्थात औसत अभिक्रिया वेग जो है वह अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन में प्रयुक्त समय पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अभिक्रिया वेग की इकाई, यूनिट ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, क्या इसका यूनिट होगा? अभिक्रिया वेग की इकाई सांद्रता समय पर -1 है। अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी? सांद्रता समय पे -1 है। ठीक है, अब सांद्रता का क्या मात्रक होता है? यदि सांद्रता की इकाई मोल पर लीटर हो और समय की इकाई सेकेंड हो
अगर जो है सांद्रता की इकाई क्या लिया जाए, मोल प्रति लीटर लिया जाए, मोल लीटर -1 लिया जाए, और समय की इकाई क्या लिया जाए, सेकंड लिया जाए, तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या हो जाएगी, मोल लीटर पे -1 सेकंड पे -1। अभिक्रिया वेग की इकाई हो जाएगी मोल लीटर पे -1 सेकंड पे -1। ठीक, तो अभिक्रिया वेग की इकाई सांद्रता समय पे -1 है। ठीक है, यदि सांद्रता की इकाई मोल लीटर -1 तथा समय की इकाई सेकंड में ली जाए तो अभिक्रिया वेग की इकाई मोल लीटर पे -1 सेकंड पे -1 होगी। परंतु ध्यान दें, गैसीय अभिक्रियाओं में जब गैसों की सांद्रता आंशिक दाब द्वारा व्यक्त की जाती है, ठीक है, जो गैसीय अभिक्रिया है वहां पे जब गैसों की सांद्रता आंशिक दाब के द्वारा व्यक्त की जाती हैं तब उस समय वेग की इकाई होगी वायुमंडल सेकेंड पे -1, एटमॉस्फेयर सेकेंड पे -1 होगी। ठीक है, आइए कुछ समझते हैं अभिक्रिया वेग को कैसे लिखते हैं, इसको देखते हैं। ध्यान दें, एक उदाहरण लेते हैं PCl5। PCl5 जो है चेंज हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। PCl5 जो है टूट जा रहा है किसमें, PCl3 और Cl2 में। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टूट रहा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे, तो अभिक्रिया वेग, ठीक है, तो यह आपका क्या है, यह आपका अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और यह दोनों क्या हैं, प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं। ठीक है, तो यह क्या होगा, समय के साथ कम होता जाएगा, इसको माइनस में लिखेंगे और इन दोनों को किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक, तो अभिक्रिया वेग बराबर यह हो जाएगा माइनस डेल्टा सांद्रता PCl5 का बटे डेल्टा T। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ PCl5 बटे डेल्टा T, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बटे डेल्टा T। तो अभिक्रिया वेग बराबर इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ PCl5 बटे डेल्टा T बराबर, ठीक है, तो इसके लिए हो गया अभिक्रिया वेग। अब इसके लिए लिखें तो अभिक्रिया वेग बराबर इसके लिए क्या होगा, प्लस डेल्टा सांद्रता PCl3 बटे डेल्टा T। इसके लिए अभिक्रिया वेग बराबर प्लस डेल्टा सांद्रता Cl2 बटे डेल्टा T। ठीक है, तो इस तरह से यह इस समीकरण के लिए इस तरह से अभिक्रिया वेग लिखा जाता है। अब एक सामान्य अभिक्रिया के लिए अगर देखा जाए कैसे लिखेंगे, एक सामान्य अभिक्रिया के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए एक सामान्य अभिक्रिया आपका इस तरह चल रही है, A धन B और बन रहा है आपका C धन D। तो इसके लिए आप कैसे लिखेंगे अभिक्रिया वेग, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो हैं, अभिकारक जो है वो दो हैं, दोनों की सांद्रता समय के साथ कम होगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। तो इन दोनों उत्पाद को प्लस में लिखेंगे और जो है अभिकारक को माइनस का साइन लगा के लिखेंगे। तो देखें यहाँ पे अभिक्रिया वेग बराबर इसके लिए माइनस डेल्टा A की सांद्रता बटे डेल्टा T। अभी के लिए अभिक्रिया वेग बराबर माइनस डेल्टा B की सांद्रता बटे डेल्टा T। ठीक है, तो यह दोनों माइनस में हो गए क्योंकि समय के साथ घट रहे हैं। अब यह समय के साथ बढ़ेंगे तो अभिक्रिया वेग बराबर प्लस, ठीक है, डेल्टा C की सांद्रता बटे डेल्टा T। ठीक है, D के लिए अभिक्रिया वेग बराबर प्लस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ D बटे डेल्टा T। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर सामान्य अभिक्रिया A धन B एरो C धन D हो तो ऐसे लिखेंगे अभिक्रिया वेग। अब एक और देखते हैं, अगर जो है सामान्य अभिक्रिया इस तरह हो, स्मॉल a कैपिटल A, कोई नंबर दिया गया हो सामने, तब कैसे लिखेंगे, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B। ठीक है, बन रहा है स्मॉल l कैपिटल L प्लस स्मॉल m कैपिटल M। तो अभिक्रिया दर बराबर, अभिक्रिया दर बराबर, अब इसको देखिए यहाँ पे, तो यह जो अभिकारक के जो सामने वाले टर्म होते हैं, ये अभिकारक के सामने वाला जो A है तो उसको आपको 1/, में लिखना होगा। ठीक है, 1/, करके लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, तो इसको हम अभी आगे डिटेल में समझाएंगे क्यों लिखना होगा। ठीक है, तो अब तब तक जो है आप समझिए, तो कैसे लिखेंगे अभिक्रिया वेग बराबर, अभिक्रिया दर बराबर या अभिक्रिया वेग बराबर माइनस, ठीक है, क्योंकि समय के साथ सांद्रता घट रही है इसलिए माइनस A को क्या लिखेंगे 1/A,
1/a, ठीक है। डी, ठीक है, सांता d/dt, डी कंसंट्रेशन ऑफ a बटा dt, ठीक है। अब क्रिया दर बराबर -1/a डी एक्टिव मास ऑफ a बटे dt बराबर, इसके लिए -1/b, 1/b डी कोष्टक में, ठीक है, सांद्रता b बटे dt बराबर, इसके लिए क्या होगा, अब क्रिया दर बराबर प्लस 1/L डी L बटे dt, ठीक है, सांद्रता L का बटे dt, इसके लिए प्लस 1/m, ठीक है, d/dt, सांद्रता किसका, कैपिटल M का। ये इस तरह से आपने देखा। इसका उदाहरण एक देखते हैं। 2N2O5 बन रहा है आपका 4NO2 प्लस O2। तो अब क्रिया दर बराबर, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे A का 1/a हो गया है, ठीक है, उसी तरह 2 का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये समय के साथ घट रहा है इसलिए माइनस का निशान लगाएंगे। तब क्रिया दर बराबर -1/2 d/dt, कंसंट्रेशन किसका, N2O5 का। ये हो गया इसके लिए। अब क्रिया दर बराबर, ठीक है, तो यह बन रहा है तो प्लस रहेगा, और 4 है तो 1/4 d/dt, कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ठीक है, NO2 की सांद्रता बराबर, O2 के लिए लिखते हैं अब क्रिया दर बराबर प्लस, यह भी हो जाएगा आपका d/dt, कंसंट्रेशन ऑफ O2 की सांद्रता, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए वियोजन दर N2O5 के लिए, ठीक है, जो वियोजन दर अगर देखा जाए N2O5 के लिए क्या होगा वियोजन दर, तो N2O5 की वियोजन दर बराबर -1/2 d/dt, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर पूछा जाए NO2 के लिए दर बताइए, NO2 के लिए दर होगा क्या होगा, तो NO2 का दर बराबर यह आप लिखेंगे 1/4 d/dt, कंसंट्रेशन ऑफ NO2। O2 के लिए दर बताइए, तो उसके लिए दर हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस d/dt, कंसंट्रेशन ऑफ O2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दर लिखा जाता है। अलग अलग अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। तो इस अभिक्रिया के लिए जो है वियोजन दर N2O5 के लिए, तो कंसंट्रेशन N2O5 का हो जाएगा -1/2 d/dt, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। उसी तरह से पूछा जाए NO2 के लिए, तो समीकरण के अनुसार जो है 1/4 d/dt, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 हो जाएगा। O2 के लिए दर बराबर प्लस d/dt, कंसंट्रेशन ऑफ O2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताया गया था पिछले वीडियो लेक्चर में R एवरेज के बारे में। R एवरेज अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे R एवरेज के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखें, यह दो समीकरण आपको बताया गया था, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। यह समीकरण नंबर 1, अभिकारक R में कमी होने की दर बराबर -Δr/Δt, ठीक है, -डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R/Δt, और उत्पाद P के वृद्धि की दर बराबर प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P/Δt, ठीक है। तो यह जो समीकरण 1 और 2 है, इसको क्या लिखते हैं, R एवरेज लिखते हैं, ठीक है, औसत अभिक्रिया की दर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, औसत अभिक्रिया की दर। तो यह औसत अभिक्रिया की दर हो गया। लेकिन अगर आपको तुरंत बताना हो, टाइम में जो चेंज हो रहा है वो बहुत कम हो, तो उसके लिए अब आप पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तात्क्षणिक वेग, तुरंत बताइए। औसत वेग किसी समय पर अभिक्रिया वेग को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी टाइम पे बतानी हो तो वहां पे औसत वेग यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक फिक्स टाइम पे बताना है। और औसत वेग क्या बताता है, टाइम इंटरवल को लेता है, /Δt हो जाता है, तो टाइम इंटरवल को बताता है। उस टाइम इंटरवल के दौरान अभिक्रिया की दर क्या थी उसको बताता है। लेकिन अगर आपको एक फिक्स टाइम पे बताना हो तो वहां पे औसत वेग आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। उसके लिए एक नए टर्म का यूज करेंगे, तात्क्षणिक वेग का। तो औसत वेग किसी समय पर अभिक्रिया वेग को व्यक्त करने में प्रयुक्त नहीं हो सकता है, ठीक है। औसत वेग किसी समय पर अभिक्रिया वेग को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस समय अंतराल के लिए इसकी गणना की गई है उसमें यह अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है।
कि जो आप औसत वेग निकाले हैं वो समय अंतराल के दौरान आप निकाले हैं, एक निश्चित टाइम के लिए नहीं निकाले हैं। ठीक है, इसलिए औसत वेग किसी समय पर अभिक्रिया वेग को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय अंतराल के लिए इसकी गणना की गई है उसमें यह अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए तात्क्षणिक वेग ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तात्क्षणिक वेग का ज्ञात किया जाता है, तात्क्षणिक वेग का मान निकाला जाता है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए किसी अति लघु समय अंतराल, एक छोटा सा टाइम पीरियड लेते हैं dt। तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए किसी अति लघु समय अंतराल dt, यह अति लघु समय अंतराल क्या होगा? जब टाइम में जो चेंज हो रहा है डेल्टा टी वह 0 के करीब हो, 0 की ओर अग्रसर हो, तो उस समय डेल्टा टी को क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। ठीक है, और यह अति लघु समय अंतराल होगा dt। dt कब लिखेंगे? जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, अर्थात 0 की ओर अग्रसर हो, के लिए औसत वेग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखें ध्यान से। आप पढ़ चुके हैं कि आर एवरेज बराबर होता है माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। ठीक है, आर एवरेज बराबर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ आर बटे डेल्टा टी। आर एवरेज बराबर प्लस में आता है डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ पी बटे डेल्टा टी। ठीक, अब जो है जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर हो, तब उस समय आर एवरेज चेंज हो जाता है आर तात्क्षणिक में, आर इंस्टेंटेनियस में। ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस में, जिसको आर INST करके लिखते हैं। ठीक है, तो आर एवरेज की जगह आप क्या लिखेंगे? आर इंस्टेंटेनियस लिखेंगे। ठीक है, तो यह डेल्टा शब्द जो है किस में चेंज हो जाएगा? डेल्टा डी में चेंज हो जाएगा। तो यह हो गया आपका, ठीक है, तात्क्षणिक वेग बराबर माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, माइनस में तात्क्षणिक वेग प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? उत्पाद के लिए, तो तात्क्षणिक वेग आर इंस्टेंटेनियस बराबर प्लस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ पी। ठीक है, यह हो गया। तुरंत बताने के लिए इस समीकरण का यूज करेंगे, समय अंतराल में बताने के लिए इस आर एवरेज औसत वेग का यूज करेंगे, और तुरंत बताना हो तो तात्क्षणिक वेग का समीकरण का यूज करेंगे, अभिकारक के लिए और यह उत्पाद के लिए। इसे ग्राफ द्वारा, ठीक है, अभिकारक आर अथवा उत्पाद पी में से किसी के भी सांद्रता समय वक्र पर स्पर्श रेखा खींचकर अथवा उसके ढाल की गणना करके ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो अगर जो है अभिकारक और प्रोडक्ट के में से किसी के भी सांद्रता समय का अगर वक्र हो, तो उसके लिए आपको एक टेंजेंट खींचना होगा, स्पर्श रेखा खींचना होगा, और उसी की ढाल आप निकालेंगे और उससे यह मान आपका ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ग्राफ द्वारा आर अथवा पी में से किसी के भी सांद्रता समय वक्र पर स्पर्श रेखा खींचकर, सांद्रता समय वक्र पर स्पर्श रेखा खींचकर तथा उसके ढाल की गणना करके ज्ञात किया जा सकता है। स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक वेग का मान देता है। जो स्पर्श रेखा का ढाल होगा वो क्या देगा? तात्क्षणिक वेग का मान देता है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का ढाल जो है तात्क्षणिक वेग का मान देता है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अभिक्रिया का तात्क्षणिक और औसत वेग जो है यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको। कैसे लिखेंगे? अभी आपको बताया गया था कि तात्क्षणिक वेग लिखने के लिए एक क्या करते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं और उसके ढाल के आधार पर उसको बताते हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता को लिया गया है YH पे, अभिकारक की सांद्रता को YH पे लिया गया है और समय को लिया गया है X अक्ष पे। ठीक है, और एक और ग्राफ आप देख रहे हैं जिसमें उत्पाद की सांद्रता को लिया गया है YH पे और
समय को लिया गया है x अक्ष पे। ठीक, तो पहले हम देखते हैं अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच के ग्राफ को। तो ध्यान दीजिए, अभिकारक की सांद्रता या प्रारंभिक सांद्रता है R0। ठीक है, यह आपकी कंसंट्रेशन ऑफ R0 है, अभिकारक की सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, समय के साथ जो है जैसे जैसे समय बढ़ेगा सांद्रता क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, सांद्रता क्या होगी, कंसंट्रेशन। पहले क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी, जैसे यहाँ पे देख रहे 0 है और यह यहाँ तक पहुँची हुई है, अर्थात सांद्रता अधिक है। और जैसे जैसे समय, अभी समय 0 है क्योंकि ये 0 पे है, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा अर्थात यह ग्राफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो समय जैसे बढ़ेगा सांद्रता क्या होगी, घटती जाएगी, सांद्रता जो है घटती जाएगी, अर्थात ग्राफ नीचे आता जाएगा और समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे 2 पॉइंट लेते हैं, ध्यान दें, यहाँ पे हमने लिया 1 पॉइंट और 1 पॉइंट यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पर जो है आपकी अभिकारक की सांद्रता क्या है, R1 है इस पॉइंट की। ठीक है, और उस समय क्या है, T1 है। तो T1 समय पे अभिकारक की सांद्रता है R1, और T2 समय पे, यहाँ पर समय क्या है, T2 समय है, तो T2 समय पे अभिकारक की सांद्रता कितनी है, R2। तो समय में कितना चेंज हुआ, समय में चेंज हुआ डेल्टा T, समय अंतराल कितना हुआ, डेल्टा T। और अभिकारक की सांद्रता में कितना चेंज हुआ, डेल्टा R चेंज हुआ, डेल्टा R। तो इसके लिए R एवरेज लिखना है, तो R एवरेज देखें, R एवरेज। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए लिखा जा रहा है, T1 से T2 समय के लिए, सांद्रता R1 से R2 के बीच में, R एवरेज बराबर, तो यह समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए माइनस में लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता घट रही है, तो R एवरेज बराबर माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R बटे डेल्टा T। R एवरेज बराबर माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T, या बराबर माइनस डेल्टा R को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 बटे डेल्टा T को क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। ठीक है, तो यह हो गया आपका R एवरेज का समीकरण। और R जो है तात्कालिक के लिए आपको बताया गया था कि एक टेंजेंट खींचते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताना है T समय पर, एक निश्चित समय T पर आप बताइए कि वेग क्या होगा, तो वह R तात्कालिक होगा, R इंस्टेंटेनियस होगा। ठीक है, तो उसके लिए इस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस टेंजेंट का जो ढाल होगा वही आपको वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रा किया। ठीक, अब इसका ढाल ज्ञात करें, यहाँ पे यह हो गया इसका। ठीक है, dr हो गया, अभिकारक की सांद्रता में चेंज है, और यह समय जो आया है dt हो गया, टेंस टू 0 है। ठीक है, यहाँ पे समय का मान बहुत कम चेंज हुआ है, तो यह dt हो गया और यह dr हो गया। तो तात्कालिक अभिक्रिया का वेग जो होगा वो होगा माइनस dr बटे dt। यह ढाल क्या है, निगेटिव ढाल मिल रहा है। ठीक है, ढाल क्या है, निगेटिव है। तो इस तरह से आपने देखा अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच के ग्राफ में हम R एवरेज कैसे लिखेंगे, औसत अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे और तात्कालिक अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखते हैं उत्पाद की सांद्रता। तो उत्पाद जो है शुरू में 0 होगा, प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, स्टार्ट में 0 होगा। तो आप ध्यान देखें, प्रोडक्ट शुरू में क्या है, 0 है। जब समय बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का मान बढ़ता जाएगा, तो आप देखें ग्राफ ऊपर जा रहा है, अर्थात प्रोडक्ट जो है समय बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक देखते हैं एक निश्चित समय पर, यहाँ पे एक समय T1 है, उस समय प्रोडक्ट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता है P1। ठीक है, समय T2 पर, यहाँ पे समय T2 पर उत्पाद की सांद्रता क्या है, P2 है। तो चेंज कितना हुआ, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा P, उत्पाद के सांद्रता परिवर्तन डेल्टा P, समय में परिवर्तन डेल्टा T। ठीक है, तो इसे आपको क्या मिल जाएगा, औसत अभिक्रिया वेग मिल जाएगा, R एवरेज मिल जाएगा, जो किसमें आएगा, प्लस में, डेल्टा P बटे डेल्टा T। R एवरेज बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T। डेल्टा P की जगह पर क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1, और डेल्टा T की जगह पे T2 माइनस T1। यह हो गया आपका औसत अभिक्रिया वेग।
अब जो है किसी फिक्स टाइम पे आपको पूछा जाए t समय पर बताइए क्या होगा, तो t समय पे आपको बताना है t समय पे, तो इसके लिए एक आप टेंजेंट लिखेंगे, ठीक है, एक रेखा खींचेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, फिर इसका ढाल निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यह ढाल हो गया आपका जो उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन है dp समय में dt, ठीक है। तो यह आपका तात्कालिक अभिक्रिया वेग r इंस्टेंटेनियस बराबर प्लस dp बटे dt। यह ढाल किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच का ढाल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच का ढाल क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अभिक्रिया का तात्क्षणिक और औसत वेग देखा, ठीक है, जिसमें अभिकारक के लिए आर एवरेज बराबर माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, या इससे लिख सकते हैं आर एवरेज बराबर माइनस R2 माइनस R1 बटे D2 माइनस T1। तात्कालिक के लिए आर, ठीक है, तात्कालिक बराबर माइनस डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ आर। यह ढाल जो क्या होता है, निगेटिव होता है। उत्पाद की सांद्रता और समय बीच का ग्राफ में अगर देखा जाए तो औसत अभिक्रिया वेग आर एवरेज बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, या P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1, ठीक है। तुरंत बताना हो तो आर इंस्टेंटेनियस बराबर dp बाई dt, यहाँ पे ढाल क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अभिक्रिया वेग देखा और तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग देखा, ठीक है। अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि किसी अभिक्रिया को देखकर कैसे जो है उसकी अभिक्रिया वेग को लिखा जाता है, ठीक है। तब तक जो है आप वीडियो को देखते रहें, बुक को पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।